श्याम लालो सुंदर कन्याओं, बात चल रही है कि पढ़ाई चल रही है सर? दोनों चल रही है। और इधर हमारा चल रहा है एक्सरे भैया, धीरे धीरे बढ़ाया, जोरदार बढ़ाया, छोटे 10 मिनट की चीजें और है तो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। एक्सरे याद है, बहुत एक्सरे अपन कराते हैं, अपन ने बताया कि हां भाई कंटीन्यूअस एक्सरेज होती हैं, अपने रॉन्टन ट्यूब ली भैया, टारगेट मेटल पे इलेक्ट्रॉन को गिराया, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक्सरे जनरेट हुई। हमने देखा लैम्डा मिनिमम से लेकर लैम्डा इंफिनिटी तक की इलेक्ट्रॉन सारी लगती है, उसे कंटीन्यूअस एक्सरे बोलते हैं। हमने देखा लैम्डा मिनिमम से रिपीट करती है, टारगेट मेटल पे नहीं करती। जब हमने उस ग्राफ को बहुत और डिटेल में देखा, ग्राफ का इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, तो हमने देखा कि हमें पीक्स मिली और वो पीक हर मेटल के लिए अलग-अलग है और हर मेटल के लिए क्यों अलग-अलग है इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। फिर हमने देखा वो पीक हमें मिलती क्यों है, वो हमें पीक मिलने का कारण था क्योंकि भारी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले जाता था, स्पेस क्रिएट होती थी, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को कूद कर आते थे क्योंकि मजा आता था, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती थी। और हां सर, और वो जब आते थे तो वो एक फिक्स ट्रांजिशन शो करते थे कि अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा, चारों को हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। अच्छी बात है सर, ध्यान से देखो। तो अपन ने बोला ये पूरी कहानी आपको लास्ट में समझाई, बोलो क्लियर है। ये ट्रांजिशंस क्योंकि एक्स्ट्रा लैम्डा क्या कारण है, 2000 एंगस्ट्रॉम के कॉरेस्पॉन्डिंग के अल्फा है तो 2000 एंगस्ट्रॉम निकलेगा, तो नॉर्मल प्रोसीजर है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ट्रांजिशन कैसे मिलता है, तो जब ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन वाले जाएगा तो 2000 की और मिलेगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पीक मिली। अच्छी बात है यार, सारी लास्ट की बोलो, याद है कि भूल रहे हो? याद है सर, अच्छे से याद है सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह वाह सर, बोलो क्लियर। अरे हां सही है सर, बढ़िया सर, शानदार। की बात मैंने आपको समझाई। फिर बोला इनमें से सबसे ज्यादा लंबा किसकी होगी, चारों अपन मान रहे। तुम बोलोगे सर ज्यादा क्यों नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, कारण है ये मानते हैं, उसका कारण भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने किसी ने कहा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो करस्पॉन्डिंग का पीक देखें, ये चार अगर पीक है, अगर ये चार पीक है लंबा से देखो कौन सी किसकी होगी, मैं समझ आ गया। अरे हां ये भी सवाल आया था, कौन सी पीक होगी, चारों के अल्फा के बीटा, एल अल्फा बीटा करस्पॉन्ड करती है, तो कौन सी किसकी, आप बता दो लंबा को देखकर। फिर मन में प्रश्न आया क्या कि सर के अल्फा के बीटा में जब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू के बीटा फोटोन ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी का पीक कम क्यों? ये सवाल मैंने आपको लिखा था, बोलो यस और नो। हां सर बिल्कुल लिखा था सर, ये बात सर हमें समझ आई थी। और हां सर ये तो समझ में गया, हमारा सवाल क्या समझे, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझे। मैं फिर से इसको बताता हूं, ये अपना टक टक टक, ये अपना टक टक टक, ये अपना लैम्डा के बीटा, ये अपना लैम्डा के अल्फा, ये अपना टक टक टक, ये अपना लैम्डा एल एल बीटा, ये अपना लैम्डा एल अल्फा। क्वेश्चन, जब एनर्जी ऑफ के बीटा एनर्जी ऑफ के अल्फा से ज्यादा है तो तो इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई के अल्फा ट्रांजिशन ज्यादा क्यों मिली, ये सवाल है। अंतर समझना, इंटेंसिटी टोटल एनर्जी को कंस्टिट्यूट करती है, ई के बीटा एक फोटोन की एनर्जी पे चर्चा है। अरे हाँ, इंटेंसिटी टोटल एनर्जी पे चर्चा करती है, ध्यान से सुनना, लॉजिक सुनना, आंसर सुनना। अच्छा आंसर, ई के बीटा एंड ई के अल्फा टॉक्स अबाउट एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जबकि इंटेंसिटी क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इनटू ई के, इंटेंसिटी corresponding to k beta and intensity corresponds to n for k beta into energy of k beta one photon, n k alpha into e k alpha। समझना क्या इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि किसका ट्रांजिशन ज्यादा हुआ है। n k alpha is the number of transitions from 2 to 1। अब सोचो जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, सपोज वैकेंसी, मान लो इस जगह पे वैकेंसी क्रिएट होगी 2 to 1, 2 to 1 में मान लीजिए 1 में वैकेंसी क्रिएट होगी, क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लीजिए कि 1,00,000 एटम्स में n बराबर 1 में वैकेंसी क्रिएट हो गई, सोच के देखो। अरे हाँ, मान लो कि 1,00,000 एटम्स में n बराबर 1 में वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब उन 1,00,000 में 2 से 1 इलेक्ट्रॉन कूद सकता है, 3 से 1 पास कौन है ज्यादा, 2 से 1। अरे हाँ, तो तुम्हारा बिगड़ क्लास क्यों 3 से 1 की पॉसिबिलिटी कम है। अरे हाँ ध्यान सुनो, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 to 1 is much larger than 3 to 1। लॉजिकल है। अरे तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन कहां से कूद गया, यानी क्या ऐसा समझो कि 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, 1,00,000 n बराबर 1 वाले न्यूक्लियर एटम्स में अगर वैकेंसी क्रिएट हुई, क्या क्रिएट हुई वैकेंसी, तो 2 से 1 में कूदने के लिए और 3 से 1 में कूदने के लिए 1,00,000 में से समझो 2 से 1 में कूदने वाले 90,000 हो जाएंगे, 70,000 होंगे 3 से 1 में कूद पाए। अरे हां, उनके पहले कूद गया होगा 2 से 1। therefore nk alpha is greater than nk beta, or we can say, or we that is why we have observed larger peak of k alpha transition। समझ आई बात, जबकि एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ के बीटा ज्यादा थी, पर फिर भी हमें के अल्फा की करस्पॉन्डिंग पीक ज्यादा मिली, क्यों, क्योंकि भैया उस अगर वन में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए तो 1,00,000 से 90,000 दूसरे ट्रांजिशन हो जाएंगे, तो भैया उनकी एनर्जी कम, तो बहुत सारी निकल गए, उनकी करस्पॉन्डिंग पीक ज्यादा होगी। सेम लॉजिक कम्स विद एल बीटा और एल अल्फा। अब तुम्हें समझ में आएगा सर हमें क्यों, हमें ऐसा शायद हमें ऐसा क्यों दिखाई देता, कौन सा के गामा, क्योंकि सोचो 3 से 2 में कूदने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 3 से 1 में, 4 से 1 में तो बहुत रेयर चांसेस, इसलिए उनकी पॉसिबिलिटी कम है। और समझो एल के बाद जो एम शेल्स के ट्रांजिशन है उनकी एनर्जी तो बहुत कम हो जाती है ना, या कम होता जाता है, तो वो भी हमें बहुत डोमिनेटली ऑब्जर्व नहीं होते, इसलिए दैट इज व्हाई वी डू नॉट ऑब्जर्व के गामा पीक्स। माइन्यूटली देखो तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा, बट फिर क्या कहानी अच्छे से समझ आई है, अरे सोच लो, हाँ समझ तो आई, बहुत बढ़िया। क्यों कैसे एक्सरसाइज क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों पीक आती है, कैसे आती है, किसकी पीक, सब सवाल आते हैं, सब सवाल आते हैं, पीक क्यों आती है, किसी एनर्जी ज्यादा होती है, ये बढ़िया लॉजिक की किताबों समझ नहीं आई, धीरे धीरे मैंने बोला सेक्टर में गड़बड़ नहीं करनी है। अरे सोच लो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वो समझ आ गया ये, अरे पक्का, हाँ सर समझ आ गया सर, बढ़िया लगा।
अब देख हो गया क्या ये? अरे हो गया क्या ये? देखो मैंने बोला उसे अपने समझा लिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी लेवल वो सारी कहानी जो मैंने समझाई। ये देखो किसी जो मैंने बोला सब दिखा चुका मैं आपको, कुछ बात नहीं जरूरत नहीं, मैं वो सब समझा चुका हूं, ये सब दिखा चुका मैं आपको सब। बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से लिखवाया आपको करना। वाई के अल्फा पी इज ग्रेटर देन के बीटा, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मोर देन के बीटा बिकॉज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन मच ग्रेटर देन के बीटा, देयरफॉर पी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरी कहानी लिख के लिखा है। बोलो ये क्या एग्जांपल दो फटाफट, गलत मत करना। पी इन इंटेंसिटी वेवलेंथ प्लॉट फॉर मटेरियल आर शोन विच ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट, बता दो। अभी बताया गड़बड़ करना वाला पी टू इज ऑफ के अल्फा, पी थ्री इज ऑफ एल बीटा, पी फोर इज ऑफ एल अल्फा। बोलो विच चॉइसेस आर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट करना भी बताया है, क्या भी बताया है क्या? फोर ध्यान दो, पी वन इज ऑफ के बीटा सही है, टू इज ऑफ के अल्फा बिल्कुल सही है, थ्री इज ऑफ एल बीटा ये भी सही है, ये भी चारों सही है। तो हां अरे चारों सही है क्या? और हां सर ये बात पहले भी कर चुके हैं, हमारे वापस आ गई। सवाल रूप में आ सकता है, मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कमेंट रिलेशनशिप बिटवीन v1 and v2 बताओ। अरे ऐसे कोई दो ग्राफ है v1 v2 पे कमेंट करो, v1 v2 पे ये ग्राफ दिया, पूछा v1 v2 पे कमेंट करो, सोचो v1 v2 पे कमेंट करो, बोलो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कर सकते हो। ग्राफ देखो 1 और 2 पे, ये 1 वाले ग्राफ है, 2 वाले ग्राफ है। अब बताओ v1 v2 पे कमेंट करो, v1 v2 पे कमेंट करिए, गड़बड़ मत करिए, बोलिए। अरे बोलना पड़ेगा, अरे हां अरे सोच लो, बोलना पड़ेगा, शर्माइए मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, फिर बताओ। अच्छा सर हां सर बहुत बढ़िया शानदार सर। ध्यान समझो भैया, v1 v2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, v1 v2 लैम्डा मिनिमम पे डिपेंड करता है, लैम्डा मिनिमम ऑफ 2 ये लैम्डा ऑफ 1। ध्यान से देखो तो लैम्डा ऑफ 2 ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ 1 मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो ये 12400 बाय v2 ग्रेटर देन 12400 बाय v1, तो v1 ग्रेटर देन v2। जिसका लैम्डा होगा कम उसका पोटेंशियल होगा ज्यादा, तो v1 ग्रेटर देन v2, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, सबसे आंसर आएगा। ठीक है उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिखा हुआ v1 सही है बिल्कुल एकदम। लैम्डा 1 कम है ना, नहीं तो सही है, लैम्डा 1 कम है किससे? लैम्डा 2 से, तो जिसका लैम्डा होगा कम उसकी पोटेंशियल होगी ज्यादा, बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर है, बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। अरे सोच लो, बिल्कुल सही है सर। सवाल ही पूछ रहे थे, सवाल को बुला ध्यान से सुना बच्चे से। इधर देख यही ग्राफ है, अगर z z क्या है? एटॉमिक नंबर कौन से, अगर ध्यान से समझो तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे पे चर्चा हो रही है। अब मुझे एक चीज बताइए, तुम ध्यान से बताओ कि अगर 1 और 2 में ग्राफ है तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? बोलो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? अरे बोलो भाई, ध्यान से समझो, कंपेयर करो किसका के अल्फा ज्यादा है। अब तुम एक बात समझो कि लैम्डा ऑफ के अल्फा फॉर 1 इज लैम्डा ऑफ के अल्फा फॉर 2, यानी कि एनर्जी ऑफ के अल्फा 2 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा 1। अरे हाँ, और एनर्जी ऑफ के अल्फा ट्रांजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, याद है भूल गए? अरे हाँ, यानी कि z2 ग्रेटर देन z1, यानी कि z2 ग्रेटर देन z1। जो पढ़ा ध्यान समझो, जो के अल्फा की लैम्डा है ना, वो आपको उसकी एनर्जी की फोटो बताएगी, जितनी ज्यादा फोटो एनर्जी उतना ज्यादा z होगा। क्योंकि ट्रांजिशन तो दूसरे वाले दोनों सेम ट्रांजिशन को कंपेयर कर लो, दोनों के सेम ट्रांजिशन को कंपेयर कर लो, आपको कहानी समझ में आएगी। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो भाई, तो z2 ग्रेटर देन z, आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है भाई। किसका के अल्फा ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा, उसका z ज्यादा, यानी जिसकी के अल्फा ट्रांजिशन की लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज्यादा, उसका z भी ज्यादा। अरे हां, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। लो इस प्रकार के सवाल आते हैं एक्स रे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, आपको कहानी 110% क्लियर होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। लो भैया आ गया, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। कमेंट रिलेशन बिटवीन यूनिट कर चुके, अगर इसमें बात करें यूनिट कमेंट करो, प्राउड बता दो, बोलो बोलो यूनिट कमेंट तुम जानते हो, वैसे कुछ सवाल आता, बोलो यूनिट कमेंट क्या, दो लैम्डा सेम है मिनिमम, भैया यूनिट बराबर है, तो भैया लैम्डा मिनिमम सेम, तो मटेरियल को जज करेंगे पीक से और वो पोटेंशियल को जज करेंगे लैम्डा मिनिमम से, याद रखेंगे। मटेरियल्स को कंपेयर करेंगे, मटेरियल्स को कंपेयर करेंगे पीक से, एंड वी को कंपेयर करेंगे लैम्डा मिनिमम से। ये दोनों बात याद रखो, अपने आप इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, सब जाएगा। और लैम्डा मिनिमम पूछ लेते 12400 बाय वी, वो अपने क्लियर है, वो अपने सॉर्टेड है, उस कहानी में अपने कोई तकलीफ नहीं। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। लो भाई कमेंट रिलेशन भी जरूर बता दो, अगर इसमें क्या सीन है वही वाला ग्राफ मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं, क्लास बुझे बता दो यार, डिफरेंट बात बता दो, करना सवाल को किससे कंपेयर करोगे, पीक से बताओ। इसको मान लेता हूं लैम्डा अल्फा, लैम्डा अल्फा, तुम ध्यान से देखो, तो लैम्डा के अल्फा ऑफ 2, ये लैम्डा के अल्फा ऑफ 1, लैम्डा के अल्फा ऑफ 2 is greater than lambda of k alpha of 1, therefore energy of k alpha of 1 greater than energy of k alpha of 2, therefore z1 greater than z2। लो भैया, तो वही नॉर्मल हम कर लिए 4 साल, इसलिए रखते हैं क्लैरिटी हो कि मेरे को लैम्डा को मिनिमम कंपेयर b से करना है, b को कंपेयर लैम्डा मिनिमम से करना है, और z को कंपेयर मेरे को पीक से करना है, और पूरी कहानी आपको ढंग से सुनाई। मेरे को दो में बोला क्या चमका, बिल्कुल चमका सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया। पक्की बात, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अरे बोलो भाई। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में केमिस्ट्री में लॉ पढ़े हुए, मॉसलेस लॉ, स्पिनिंग इफेक्ट ऑफ इस तरह की चीजें, फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है पर उनको समझने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं मॉसलेस लॉ। मॉसले साहब ने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज आई, उन्होंने हर एलिमेंट को ले लेके एक्स-रेज निकाले, उनकी ग्राफ और उनके डायग्राम बना दिए। उन्होंने क्या समझो, he has frequently changed the material and draw all the graphs for different materials, वो जो करने सीखा। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उन सभी, उन्होंने बहुत सारे ग्राफ बनाए, ये अलग मटेरियल के लिए बहुत सारे। अब उन्होंने क्या करा कि he has observed frequency for k alpha transition, what he has done, Mosles measured the frequency of critical X-rays for large number of elements, basically क्या समझें, and plotted the square root of frequency against position। उन्होंने क्या करा, he has observed frequencies corresponds to k alpha transition
K alpha transition, he has observed frequencies corresponding to K alpha transition for different materials. अच्छा, अलग अलग मटेरियल लेकर क्या अलग अलग K alpha अलग होगी, आप ऐसा समझे K alpha के corresponding अलग मटेरियल में क्या वैल्यू Z और अलग अलग Z के लिए अलग अलग K alpha, मान लीजिए रूट f मान लो इसको, मैं रूट f से बताऊंगा, रूट f K alpha, इन्होंने सब Z के लिए अलग अलग Z के लिए 100 101 102 103 105 अलग अलग Z लिए और उन सबके corresponding एक्सरेज देखे और एक्सरेज में K alpha ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करा, इसको ऑब्जर्व करा K alpha ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसीज को, इसको K alpha ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करा और इन्होंने जब ग्राफ बनाया तो देखा कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया, देखो ऐसे, इट इज दैट प्लॉट इज क्लोज टू स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे Z लिए और Z लेके हर के करस्पॉन्डिंग एक रूट ऑफ f लिया, इसे v मान लीजिए इन्होंने लिखा, ऐसा ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ओ क्या है ये, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, रूट f इक्वल टू a z माइनस b, z ध्यान से समझो, रूट f और a z माइनस a b, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये उन्होंने बोला ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो सही थी, इसको मैं थ्योरेटिकली सही करने का प्रयास करता हूं, इन्होंने इस बात का ऑब्जर्वेशन बोला, आप समझ जाएंगे अगर हम इस f को K alpha ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग ले लें, मतलब किस किस चीज का ग्राफ बनाया समझ में आया मौसले साहब, रूट f f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर ट्रांजिशन, अच्छा ऐसा मतलब ना कि निकल के लिए K alpha ट्रांजिशन ली और कॉपर के लिए K बीटा लिया, तो नहीं, कि ट्रांजिशन फॉर एवरी मेटल is fixed, means 2 to 1 2 to 1 2 to 1 2 to 1, so for every metal will take 2 to 1, it is not that for one metal will take from 2 to 1, from the metal will take to 3 to 1, so the value of transition, ये transition between the जो भी हम ट्रांजिशन स्टेबल ऑर्बिट्स वो वैल्यू सेम। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, क्लियर? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, ये समझ आ रहा है, रूट f इक्वल टू a z माइनस, हम इसको थोड़ा सा और फील कराता हूं, अब अगर आप सपोज वी कंसीडर, ध्यान से क्या करें, सपोज वी कंसीडर K alpha ट्रांजिशन फॉर ऑल मटेरियल। अच्छा, तो हुआ क्या, समझो कि अगर ZE है, यानी कि जो वैकेंसी क्रिएट हुई वो 1 वाले में हुई और इलेक्ट्रॉन कूदा यहां से यहां, ये है K alpha ट्रांजिशन, इसको कंपेयर करो बोर से, बोर्स मॉडल से, हालांकि ये थोड़ी गलत बात है, क्यों, क्योंकि जो हमारा बोर मॉडल होता है उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो मेटल यूज कर रहे हैं या जो मेटल यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे हाँ सर, तो कंपेयर करो, सोचो कैसे, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, बात को समझो, आप ऐसा समझो कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 ट्रांजिट करेगा, उस पर 2 फोर्सेस होंगे, 1 ड्यू टू ZE एंड 1 ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन n बराबर 1, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाकी कोई भी आउटर इलेक्ट्रॉन दे विल नॉट इफेक्ट, बोलो क्यों, याद करो, हॉलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, तो ये सारे आउटर इलेक्ट्रॉन के हॉलो शेल बना रहे हैं, उसके अंदर अगर कूदा है तो कोई वैल्यू नहीं, बस सोचो, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है और ZE उसे अपोज कर रहा है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि Z-1e इलेक्ट्रॉन चार्ज इफेक्टिव अट्रैक्ट्स, ऐसा क्यों कहा मैंने, भाई ZE तो अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इफेक्टिव Z-1e मान लिया, assumption है जो कि सही बैठा है बिल्कुल। अच्छा, अब तुम बोर मॉडल को मानो तो सोचो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, जो A और B है ये क्या, ये कांस्टेंट होते हैं मॉसलेस, ये मॉसलेस कांस्टेंट कहलाते हैं, इन्हीं के निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा समझो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो फॉर बोर मॉडल Z कितना बन गया, Z इफेक्टिव, ये बन गया Z इफेक्टिव, ये किसी ट्रांजिशन का काम करता है, तो Z-1e, ओ, अब तुम्हें अगर याद हो तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 बाई लैम्डा K alpha, अगर मैं बोर मॉडल को मानता तो मैं लिखता, याद करो, RZ स्क्वायर 1 बाई छोटा 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, याद है, अगर बोर मॉडल मानते, रिप्लेस Z बाई Z इफेक्टिव, दैट इज Z-1। अच्छा, तुम देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई लैम्डा K alpha इक्वल टू R Z-1 का होल स्क्वायर, ये कितना, 4 - 1 3 बाई 4। अच्छा, ओ, अच्छा, तो बहुत ध्यान से देखो, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से लैम्डा K alpha, याद करो, अपन क्या फ्रीक्वेंसी B इक्वल टू f लैम्डा लिखते हैं, यानी कि C इक्वल टू f लैम्डा लिखते हैं, तो क्या लैम्डा को लिख सकते हैं C बाई f, यानी कि लिख सकते हैं f ऑफ K alpha बाई C इक्वल टू 3R बाई 4 Z-1 का होल स्क्वायर, यानी कि f ऑफ K alpha इक्वल टू 3RC बाई 4 Z-1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, रूट f K alpha इक्वल टू रूट 3RC बाई 4 Z-1। क्या ये इक्वेशन A क्या रूट 3RC बाई 4 लग रहा है और क्या B 1 लग रहा है, फॉर विच ट्रांजिशन, ये जो आपने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज, दीस थ्योरेटिकल वैल्यूज for K alpha transition matches with practical values, इसलिए इस कहानी को मान लिया जाता है, रूट 3RC बाई 4 बोर के लॉजिक से निकालने को, बोर के लॉजिक से होना चाहिए, और जो मोसले सामने निकालो मैच कर गया, इसलिए इस कहानी को पढ़ाया जाता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर अपन K बीटा ट्रांजिशन लें तो इस तरह के लॉजिक चल जाएंगे, वो कहानी क्यों लगा जाती है, आपकी अगर कुछ आएगा तो K alpha ट्रांजिशन आ जाए, बड़ी बात है, समझ में आया कि मोसलेस लॉ एक्स-रे से अटैच्ड है, मोसलेस लॉ एक्स-रे से अटैच्ड है, अरे हां सर, कहानी समझ आई, अरे सोच लो, हमने कहा पे सुन कि हमने अल्फा, हमने सारे मटेरियल कौन से ट्रांजिशन, पहले मोसले सामने क्या बोला कि आप एक ट्रांजिशन लो डिफरेंट मटेरियल में, तो Z क्या कॉस, अगर रूट f अगर स्ट्रेट लाइन है, ये मोसले सामने बोला, उसने ट्रांजिशन कर दिया K alpha, तो हमने लॉजिक लगाया बोर वाला, क्योंकि बोर के लॉजिक से जो वैल्यूज आई वो मोसलेस आपके वैल्यूज के साथ मैच कर गई,
लॉजिक लगाया, जब 2 से 1 कूदे तो 2 वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब इंटरैक्ट नहीं करते, फॉलो इसके लॉजिक से। अंदर जेडी चार्ज लगा जो अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दो पहले से अवेलेबल था, वो अपोज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो बोन हो गए, तो जेड को जेड माइनस मान लो, तो स्ट्रिंग इफेक्ट। अरे हां सर, नाम छोड़ो, ओह तो जेड माइनस इफेक्ट लेके बोन मॉलिक्यूल हमने सॉल्व करा, तो जो ए और बी की वैल्यू आई वही भाई साहब मॉस की आई, तो ये वेरिफिकेशन और हो गया। ओह वेरीफाइड मॉसलेस लॉ, वेरीफाइड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज, बोलो यस और नो? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ये कहानी थी अपनी किसकी? मॉसलेस लॉ की। लो भैया सब समझ गए। ओह ये देखो √3r/4, एक तो कभी केएल पर ट्रांजिशन आ जाए ना, क्या आ जाए केएल पर ट्रांजिशन, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। ओह बड़ा एक्सप्लेन बढ़ाया, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि पूरी कहानी थी मॉडर्न 1 की, मैं से क्वेश्चन तोड़ के रखता हूं मॉडर्न 1 की। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, तो चालू करते हैं मॉडर्न 2। तो बात शुरू करते हैं किसकी? अब एटॉमिक मॉडल्स खत्म होने के बाद, जिसे मॉडर्न 1 बोलता था, उसके बाद जो अपनी कहानी पर एटॉमिक कोलिजन पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन, ये वो डाल्टन्स थ्योरी, बोर मॉडल, श्रोडिंगर के बारे में आपके कोर्स में नहीं है, वो भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में शायद होगा, पर अपन थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया न्यूक्लियस नामक एक चीज होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, इनको प्रोटॉन्स बोला गया। और हां सर, बात हम जानते हैं कि मास अंदर भी हमको था, पर फिर खोज हुई न्यूक्लियॉन्स की, जिसके अंदर एक और चीज आई, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज? न्यूट्रॉन्स। और हां, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर बोला गया न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन। ये धीरे-धीरे स्टडी करी गई, बहुत डिटेल में जाने की बात नहीं है, पर अपन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अपन और उस न्यूक्लियस की चर्चा करें। और हां, किसका न्यूक्लियस क्यों बना, कितने न्यूक्लियॉन से बना हुआ है, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, इस कहानी में बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो आपको सीखना है, और बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो याद करना है, देखा गया कि अच्छा ऐसा होता है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। कोई चीज अनस्टेबल हो तो उसमें विश्लेषण करना है क्यों है, तो वो ज्यादा आपको दिख जाएगा। पहले उसके प्रभाव को, पहले उसके व्यवहार को देखा गया, तभी बात करी गई। बोलो यस और नो? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। हम लोग यार तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियाई की। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 4 लेक्चर में मैं खत्म करूंगा आपको इसको, अपने मॉडल फिजिक्स को लगभग, और इससे ज्यादा पढ़ना चाहो तो आप 400 साल भी से पढ़ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हां भाई, पर अपन उसके अपने कोर्स के हिसाब से अपन ज्यादा पढ़ेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोल क्लियर? हां सर, चलो भाई, तो अपन न्यूक्लियाई मॉडल 2 के नाम से हम बोल सकते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल में पार्ट अलग-अलग बोल रहे हैं, बाकी मॉडल में आता है ये सब। हां भाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन प्रेशर, अपने एक्स-रेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हां सर, ये सब तो हमने पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा मेटेरियल्स, फिर अपना आ गया न्यूक्लियाई, रेडियो न्यूक्लियर, सब एक मॉडल की कहानी सही बताएं तो कुछ छोटे चक्कर में अपने तोड़ लिया ताकि भाई अपन समझ पाएं। अरे हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजेदार कह रहे हो। चलिए भाई, तो न्यूक्लियाई आपने जरूर पढ़ा होगा, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओह याद करो इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आप ध्यान से देखो, ओहो तो क्या अपने कल की थॉमसन साहब ने याद है, अपनी खोज करी थी। अरे हां, तभी तो अपन बात करी थी, जब अपना पूरी मॉडल जो बेसिकली अपना उसके डाल्टन्स थ्योरी थी, वो फेल हो गई थी। अरे हां, फिर ऐसे प्रोटॉन की भी अपने याद करो, रदरफोर्ड साहब ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके पहले प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। क्या न्यूट्रॉन की खोज करी, आपने भी सुना, न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, इनको इसके लिए ऐसे बताया था थोड़ा सा। जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ये 1935 शायद है, मैं वैसे याद करके बोल दिया, ठीक है। इन्होंने बेसिकली करा क्या था, एक्चुअली ये इनका जो प्रूफ था न्यूट्रॉन का, शायद आपको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद मिलना है। इन्होंने क्या करा था, बेरिलियम पार्टिकल्स पे ना अल्फा पार्टिकल गिराए थे, और उनसे ना बहुत सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले थे। तो समझते मानते हैं कि जो भी पार्टिकल निकल रहा है उसमें एनर्जी आ रही है, वो फोटॉन्स होते हैं। अच्छा, थोड़ा समझना है। इन्होंने क्या करा, बेरिलियम पार्टिकल से सुनने की जरूरत है, वैसे फालतू टाइम पास ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना, अभी अपन उससे बात कर लेंगे। तो हमने बोला कि इन्होंने क्या करा, बेरिलियम पार्टिकल, बेरिलियम पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गिराया, अल्फा पार्टिकल्स गिरे कुछ हुआ, जैसे आप न्यूक्लियर रेडिएशन भी बोलोगे बाद में भी, तो कुछ हुआ, तो उसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स एनर्जी वाले। तो जनरली उस समय तक जब भी कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स निकलते थे, या तो पॉजिटिव पार्टिकल निकलता था, नेगेटिव निकलता था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की चर्चा करी जाती थी। पर जब उसमें से न्यूट्रल पार्टिकल निकलता था, तो माना जाता था कि ये फोटॉन है। क्या है फोटॉन? पर जब एनर्जी की और मोमेंटम की कैलकुलेशन बिठाई गई, तो बैठी नहीं थी फोटॉन को लेकर, उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जो फोटॉन से एक्सपेक्टेड थी। तो ये जो कहानी थी, जिसमें न्यूट्रल पार्टिकल निकल रहा था, वो फोटॉन नहीं था, ये जेम्स चैडविक ने बोला। और नया न्यूट्रल पार्टिकल, ये नया न्यूट्रल पार्टिकल बोला न्यूट्रॉन्स। क्या बोला? न्यूट्रॉन्स। इसको नाम दिया न्यूट्रॉन, और वो पूरी टाइम चलता है और अभी भी हमारे साथ चलता आ रहा है। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, जितनी आसानी से इस बात को बता दिया, सो करने में उनको बरसों लगे और बहुत शिद्दत लगी, और पता नहीं कितने लोगों के जवाब उनको देने पड़े। आप किसी कहानी को समझ लीजिए ताकि आपको बात समझ में आए। इधर लेक्चर लिखा होगा, समझ में आएगा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री का ज्ञान थोड़ा रिपीट करूंगा तो रिवीजन चलेगा आपका, कुछ चीजें नहीं बताऊंगा तो रिपीट करूंगा, रिवीजन होगा, और नए तरीके से बताने का प्रयास आपको करूंगा। डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, पक्की बात। तो बेसिकली जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। तो न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले खोज करते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं, ये अगर अकेले हों तो बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो बहुत अनस्टेबल होते हैं। अगर सही बताऊं ना, आप ऐसा समझो, न्यूट्रॉन अनस्टेबल होते हैं, इनकी एवरेज लाइफ सिर्फ 1000 सेकंड होती है। 1000 सेकंड बड़ी बात, एवरेज लाइफ है। अनस्टेबल होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, फिर वो किसी और में टूट जाता है, ऐसे चलता रहता है। मतलब ऐसे अकेला न्यूट्रॉन मिलना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अच्छा, ऐसे अकेला प्रोटॉन भी वो होता है, अकेला प्रोटॉन, अगर मैं आपसे बताऊं तो अकेला प्रोटॉन भी अनस्टेबल होता है। मतलब आप ऐसा समझो, मैं बात बता रहा हूं कि आप एक बात याद रखो कि प्रोटॉन होते हैं, हां होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, हां होते हैं, तो अकेले होते हैं, कौन से होते हैं, किसी और में टूट जाते हैं। अच्छा, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन बना लेगा, बस चलता रहेगा उधर। तो अकेले बहुत अनस्टेबल, और ये दोनों मिल जाते हैं ना। अरे हां, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वहां ये स्टेबल होते हैं। अकेले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनस्टेबल होते हैं, पर जब साथ में न्यूक्लियस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस, तो स्टेबल होते हैं, मतलब हो सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियस रहना पसंद करते हैं। अकेले बोले आप मिलके कुछ स्टेबिलिटी कर लेते हैं, वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। अरे हां, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टेबल और सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो मिलकर एक बढ़िया न्यूक्लियस बनाते हैं, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं, तो स्टेबल हम लोग स्टेबल रहेंगे, हमारे आजू-बाजू घूम ले। अरे हां, कुछ तो बात समझ आ रही है। एटम इज मेड अप ऑफ दिस न्यूक्लियस व्हिच माइट बी स्टेबल। वैसे कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस भी, पर जो हम पढ़ते हैं हमारी पीरियड में काफी सारे स्टेबल होते हैं। तो जो स्टेबल होते हैं उनमें बढ़िया आराम से न्यूट्रॉन प्रोटॉन आराम से दोनों साथ रहते हैं। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और उनके आजू-बाजू जो इलेक्ट्रॉन है घूमते रहते हैं। हम जानते हैं कि भैया न्यूट्रॉन अकेला हमने देखा है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसे कह रहा हूं, इसे आपको माननी पड़ेगी। न्यूट्रॉन अकेला अनस्टेबल है, प्रोटॉन अकेला भी अनस्टेबल है, पर दोनों को साथ मिलाकर स्टेबल न्यूक्लियस बनाया जा सकता है, और न्यूक्लियस के अराउंड अपना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और इस मॉडल को कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। अरे हां सर, और जो ये कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियस का, जिसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, या न्यूक्लियस। जो आप बोलना चाहते बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर।
अरे पक्की बात, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, चलो भैया, आ जाओ, ये बात हमको समझ आ गई। भैया अब जो न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस फ्यूजन पड़ी भैया, बनता है स्टेबिलिटी आ जाती है उससे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अकेले स्टेबल नहीं होते भैया, और न्यूट्रॉन की वजन चार्ज निकल ली थी, ऐसे पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मास कैरी करते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं पर मास कैरी करते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं तो मास कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं इस बात को, फिर से मैं बता दूं। चार्ज की बात करें, छोटी सी बात आप फिर से जानते हो, फिर भी एक बार चार्ज और मास, तीन मेजर पार्टिकल अपने, कौन, इलेक्ट्रॉन, ओहो ये कहानी आप जानते हो, फिर से दोबारा लिखाऊं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19, मास 9.1 × 10⁻31 kg, बिल्कुल सही। वैसे ही प्रोटॉन का अगर अपन चार्ज की बात करें तो 1.6 × 10⁻19, मास 1.67 × 10⁻27 kg, ओके। ऐसे न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, बहुत बढ़िया, न्यूट्रॉन चार्ज 0, मास 1.67 × 10⁻27 kg, ओहो। हम जानते हैं कि भैया क्या जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद होनी चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। हालांकि 3-4 डिजिट के बाद आता है तो हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में 10⁻31 चल रहा है इलेक्ट्रॉन में, और 1 में 10⁻27 kg चल रहा है। ध्यान से देखो तो 10⁻4 का अंतर है, मतलब अगर ध्यान से देखो तो 10,000 गुने का अंतर है, तो 10,000 गुना टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए अगर इसका मास होगा ये 10,000 इसका प्रोटॉन का, तो इसका मास होगा 1, इतना डिफरेंस है। इसलिए ये बात बोल देना कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, ये सच्चाई है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगभग सेम है। थोड़ा बहुत डेटा दिमाग में सेट होना चाहिए। अब चूंकि हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, एटम की स्टडी कर रहे हैं, एटम की स्टडी कर चुके हैं, डीप में आ चुके हैं भाई साहब। अच्छा याद करो, तुम्हें याद करो रेडियस ऑफ एटम क्या होता था, रेडियस ऑफ एटम तो कुछ पुरानी बात याद करा रहा हूं, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर याद है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई कुछ याद है, 10⁻15 मीटर। याद करो क्या रदरफोर्ड साहब ने प्रूव करा था कि एटम की मैक्सिमम जगह खाली होती है, एटम की मैक्सिमम जगह खाली होती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजे के साथ कह रहे हो, मजा भी आया, बोलो यार, अरे सोच लो। हाँ बिल्कुल भैया, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजेदार, बाबा। अब क्या करें, अब क्या करें लो भाई, ठीक। अभी जो न्यूक्लियर है जिस पर चर्चा करनी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे, एक जो भी नाम होगा आप जानते हो, कॉपर, आयरन, Fe सबके अपने नाम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ज्यादा याद है, आप जरूर बताइए, मैंने भी पढ़ी थी जब मैं पढ़ रहा था, तो कका ICT करमन फेकूनी कुछ लगा ऐसे बगैर बेटा मांगे काश ऊपर बाप रोए, और हरीना की अब से फरियाद और पता नहीं क्या करते थे, तो मैंने भी पूरी जो है उस समय रटी थी, अब तो मैं भूल गया हूं, पूरी मुझे याद नहीं, थोड़ी बहुत याद थी जो मैंने आपको बता दी कि हां भी मास्टर ने केमिस्ट्री पढ़ी थी, वैसे मेरी केमिस्ट्री चमत्कारी थी, आप सब लोग जानते हो इसकी केमिस्ट्री पर मेरे पर रिलाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री मेरी बहुत शानदार थी, जबरदस्त थी। अच्छा ये है, तो अपन ने बोला भैया वो यहां पे लिखते हैं। अच्छा Z जो होता है वो क्या, ये Z बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ध्यान से देखेंगे होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कंफ्यूज मत होना। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स बेसिकली, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एक कॉमन नेम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए, भले दोनों आपके नेचर अलग है पर रहते तो दोनों का घर एक है ना, इसलिए जो इस घर में रहते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और ये ZXA इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार बच्चे जो कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं एटम, तो तब तक सही है जब तक एटम न्यूट्रल है। अरे एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जैसे कि He+, He+ का क्या मतलब है, जब मैंने बोला He+, जैसे आप लिखते हो He+2 He4+, इसमें कितने प्रोटॉन है, 2, और यहां इलेक्ट्रॉन 1, तो यहां पे 2 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे, 2, क्योंकि ये प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन है, गड़बड़ मत करना, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन तो प्लस माइनस से आता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, केमिस्ट्री की बातें मास्टर कर रहा है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो भैया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ Z की वैल्यू, मान लीजिए कि Z की वैल्यू 10 है और A की मास नंबर की वैल्यू 25 है, तो इसका मतलब 25 - 10 क्या 15 न्यूट्रॉन हुए। अरे हाँ, तो देखो, तो A रिप्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, Z रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, therefore obviously A - Z रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन्स। अरे हाँ सर, तो जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है ना, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। मास्टर की बात सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। अरे हाँ सर, बात तो सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, जोरदार है सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया बाबा। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भाई, बारे भाई, सोचो भाई, अच्छा लग रहा है भैया, लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। ये स्लाइड जैसे मुझे मास्टर को याद है, हमें भी याद होनी चाहिए, रेंजेस भी थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, कई बार रेंजेस से सवाल आ जाते हैं। ओके सर, कहीं और भाई सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। लो भैया, तुम समझिए, सारी कहानी हमने लिखी, ये सब हम जानते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, अभी एटॉमिक मास यूनिट क्या है मैं समझा देता हूं आपको, मैं लिख देता हूं पूरा एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली आप समझो, आपको पता है यूनिट में ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिख पाए, ऐसे लिखा था 10 to the power -31 kg, बड़ा अजीब सा लगता है। अरे यस और नो, तो ये जो केजी में अगर हम, केजी इज अ वेरी बिग यूनिट फॉर न्यूक्लियस, केजी इज अ very big unit for nucleons, yes or no, सोच के देखो। so we have to define ध्यान से सुनना, so we have to define smaller unit। आप तो केजी में कैसे लिखते हैं, 9.1 सॉरी 1.67 × 10⁻27 kg। अरे हाँ सर, बहुत छोटी, बहुत बड़ी यूनिट है केजी के लिए। और कितना सा मास है केजी यूनिट, मिलीग्राम का भी पता नहीं क्या क्या। अरे हाँ सर, तो एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटी यूनिट है, बेसिकली सुटेबल फॉर न्यूक्लियॉन्स, सुटेबल फॉर न्यूक्लियॉन्स। उसे डिफाइन कैसे करा गया है, डेफिनेशन है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट जो क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी 1.67 × 10⁻27 kg, 27 - 27 कैसे फील कर पाएंगे, 2 को समझ में आता है, इसका बेहतर नहीं मुश्किल हो जाता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके, इसमें आपको 2 × 10⁻27 kg और मैं 2 × 10⁻27 kg, अरे देखने में एक का डिफरेंस है, -27 kg में कितना डिफरेंस बढ़िया। अरे हाँ, और उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर अपन इस केस में बात करें न्यूक्लियॉन्स की, इसे इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें सुटेबल यूनिट हमारे पास होनी चाहिए। तो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है उसे समझें। उसे बोला गया डेफिनेशन ये है कि 1
मास यूनिट, बोलो ठीक है। 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 12, मान लीजिए कार्बन 12 एटम है, 6C12, क्या बात समझ में आती है? बेटा मान के चलो तुमने सब थोड़ा तो जानते हो, तुम 6C12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, हाँ, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 6C12 by 12, दिस इज द डेफिनेशन। अब तुम इसे अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख सकते हैं? 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास अप्रोक्सीमेटली 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन 12, हाँ, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 2 अपॉन 12। ऐसा क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये अप्रोक्सीमेट चल रहा है, सब अप्रोक्सीमेटली। रियल डेफिनेशन ये है कि भैया मैंने एग्जैक्टली किसके बराबर है? अगर मैं कार्बन का न्यूक्लियस लूं, 6C12 कार्बन का, अगर मैं न्यूक्लियस लूं और उसको एक वेइंग मशीन कर दूं बिल्कुल एक्यूरेट, और उसको 12 से डिवाइड कर दूं तो जो यूनिट आएगी वो 1 AMU कहलाएगी। अच्छा, तो 12 ने 12 को मार दिया, ध्यान से देखो तो 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से समझें, 1.67 × 10⁻27 kg। तो जब 1.67 × 10⁻27 kg हो उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं, 1 AMU। ओह, क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो क्या यूनिट बहुत छोटी होगी, 1.2 AMU, तो समझ गया 1.67 × 10⁻27 × 2। ओह, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, पूरा क्लियर है? और हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, बढ़िया, जोरदार, मजेदार, सही सा लग रहा है सर? अरे सोच लो। हाँ सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, बोल क्लियर है क्या? अरे पक्की बात, क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, तो 1 AMU is approximately 1.67 × 10⁻27 kg। Is that clear to everyone? Yes sir, that is clear to everyone. Okay, got your point sir, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, अच्छी बात सर, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, शानदार बात है, जबरदस्त बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह। अब क्या करें? देखो भाई, ये हो गया, अच्छा, ठीक है, ये अपनी हुई एटॉमिक मास यूनिट। लो भैया हम समझ गए इसको, लो भैया ये अपना मास ऑफ, अब ये मैं आपको कहानी थोड़ी सी और समझाता हूं ध्यान से, इसको थोड़ी सी कहानी को लंबा करता हूं, देखो नहीं बताता, सुनो अच्छे से। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो एक बात समझना चाहिए, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 2He4, एग्जांपल लेते हैं 2He4, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यस और नो? यस सर, ठीक, अब समझ लो। हालांकि तुम केमिस्ट्री से पढ़ते हो, फिर भी बताता हूं, क्या मास ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, क्या मास ऑफ न्यूक्लियस इज बेसिकली 2 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 4 × 1.67 × 10⁻27 kg, यानी कि 4 AMU। ध्यान से जो 4 लिखा हो ना ऊपर, एट मास नंबर, अरे हाँ, क्या उसको AMU लिख दो डायरेक्ट, तो क्या मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाता है? यानी मैं कहानी समझा देता हूं, एग्जांपल के थ्रू कहानी को सुन, ध्यान से समझ। जब मैं लिखूं ZXA, AMU represents mass of nucleus, अरे हाँ, A नंबर 1 पे AMU जोड़ दो, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि A × 1.67 × 10⁻27 kg, अगर kg में देखना चाहते हो तो that represents the mass of one nucleus of that atom। अच्छा, and Z represents, Z तो नंबर प्रोटॉन सही। अब सुनो, मैं थोड़ी सी बात और कहता हूं, ध्यान से, 1 मोल of 2He4, मास ऑफ 1 मोल, ध्यान सुनो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ 2He4 कितना होगा? या तो एवोगैड्रो नंबर 6.023, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 × 10⁻23, पता ही नहीं, पता है? हाँ सर पता है, एवोगैड्रो नंबर इनटू एक न्यूक्लियस का मास ऑफ 1 मोल ऑफ 2He4 इनटू एक। अच्छा, मैं जब मैं बोला मास ऑफ 2He4 एटम, तो ऐसा समझो मैं इलेक्ट्रॉन के मास को उड़ा दे रहा हूं, क्यों? वैसे भी नेग्लिजिबल है, मास ऑफ न्यूक्लियस के कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, और उड़ाने में कोई बुराई नहीं है। 6.023 × 10⁻23 इनटू 4 इनटू 1.67 × 10⁻27 kg, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस। ओह, अब तुम ध्यान दो, 10⁻23 × 10⁻27 तो ध्यान देखो, 6.023 into 1.67 is 10.005, approximately 10. So this is approximately 10 into 4 into 10⁻4 kg. That is approximately 4 into 10⁻3 kg. Or you can say 4 ग्राम। 4 देख यहाँ पे फिर से मास नंबर है। ओह, सोच, ये जो मास नंबर है ना, उसमें 2 यूनिट लगा दो तो उसके 2 मतलब है। देख, AXZ में AMU represents mass of nucleus and 1 ग्राम represents mass of 1 mole of atom. अरे हाँ सर, वो जो आप ZXA में A लिखते हो, वो जो ZXA में आप A लिखते हो, उसकी यूनिट अलग-अलग हो जाते हैं। AMU और एक न्यूक्लियस का मास, मैंने बोला भाई साहब यूरेनियम है 235, मान लो उसका 235 है, मतलब 235 ग्राम एक मोल एटम्स का मास है। और हाँ, और 235 AMU यानी 225 into 1.67 × 10⁻27 kg is the mass of one nucleus. So one term A represents two things just by changing what? Unit. So you need to understand this. बोलो yes or no? क्या हम ऐसे ही पढ़ते हैं? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। क्या ये कहानी समझ आई है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ आया है? ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से चलेंगे। बोलो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई, मजा आया रे भाई, बोलो भाई, अरे पक्का? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत जोरदार, वाह वाह। अब क्या करें? आगे बढ़ो, चलो भाई, बढ़िया सर, सही जा रहे हो सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर। अरे सोच लो, हाँ सर, बिल्कुल सोचते, इसमें क्या सोच, पक्की बात? अरे गारंटी? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? चलो भाई, ये उतारो पूरी कहानी, कभी मास यूनिट की क्या जरूरत है, समझ पाए। जैसे एक AMU और 1 ग्राम लिखे तो क्या मतलब है, समझ पाए। ये कहानी अपने को याद होनी चाहिए। न्यूक्लियस इसका बना हुआ है, बात समझ रखने वाली चीजें सब दिमाग में जैसे मुझे सेट है, बिग डेटा आपको याद होगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें सवाल मैं बोल रहा हूं टफ लगते होते नहीं, कैलकुलेशन को कैलकुलेशन आपको होनी पड़ेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये यूनिट कन्वर्जन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बाकी मैं कांसेप्ट आपके साथ बात सवाल कंसेप्चुअली आपको दिक्कत नहीं आई, आप गलतियां कैलकुलेशन में कुछ चीज भूल गए उसमें। भाई कोई ऐसी कंसेप्चुअली कोई बात नहीं बच्चे की जो आपके एग्जाम में सवाल आए वो आपसे ऐसा नहीं हो। अच्छी बात है सर, बढ़िया बात है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजेदार है सर, बाबा सर। अरे पक्का? अरे सोच लो, ये तो समझ गए, हमारे को कहानी समझ आ गई, हमें अच्छी भी लगी बहुत। अब आप जानते हो, आपने सुना होगा आइसोटोप फटाफट बता देता हूं। आप जानते हो कि जैसे हाइड्रोजन की 3 वैरायटी अवेलेबल होती है, 1H1 1H2 1 ट्राइटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन सिंपल होता है कि 3 वैरायटी में उपलब्ध होते हैं अलग-अलग। मैक्सिमम जैसे हाइड्रोजन अवेलेबल है तो उनके हिसाब से उनका एक एटॉमिक वेट बना लिया जाता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है प्रेडिक्टेबल। उससे आप जानते हो, इफ सपोज देयर आर
एटम्स दोज हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोज हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि उनका नामकरण तो प्रोटॉन से करते हैं। हां सर, हम न्यूट्रॉन से नामकरण नहीं करते, हम नामकरण किससे करते हैं? प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन की संख्या से एटम में। तो नामकरण मान लीजिए नाइट्रोजन का, हमने हाइड्रोजन भी ऐसा एटम है जिसमें किसी में 1 न्यूट्रॉन है, किसी में 2 न्यूट्रॉन है, किसी में 3 मतलब किसी में 0 न्यूट्रॉन है, किसी में 1 न्यूट्रॉन है, किसी में 2 न्यूट्रॉन। तो ऐसे कौन से 1h1 1h2 1h3 ऐसे लिखते हैं, सुना होगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम। और हां सर सुना तो है सर। वहीं से अपनी इसकी आइसोटोप्स की न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी और ये जेम्स चैडविक के सामने का उसको स्पेसिफाई करता जाता है कि प्रोटॉन तो सेम है कि इलेक्ट्रॉन बाहर सेम है, तो अंदर क्या अलग है और वेरिफिकेशन हुआ इनसे किस चीज का? इन वेरिफिकेशन हुआ न्यूट्रॉन के जन्म का, उनके अधिकारों का, उनके एक्जिस्टेंस का। अच्छा सर, तो आइसोटोप्स आप जानते हैं, आइसोटोप्स क्या करते हैं? आइसोटोप्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आइसोटोप्स फटाफट लिख लो, आप जानते हो न्यूक्लियस हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे 12C6 14C6 इसमें देखो तो प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 6, अरे हां पर इसमें प्रोटॉन कितने 6 पर न्यूट्रॉन कितने 8। ऐसे अपन एग्जांपल लिख सकते हैं 1h1 1h1 1h2 1h3 आप जानते हो इनको? हाँ सर सुना तो है सर। ये सब आइसोटोप्स हैं। क्या है आइसोटोप? बताइए ना, तो दुनिया में अलग-अलग एविडेंस में है, उन्हीं के हिसाब से इनका एटॉमिक वेट भी लिखा जाता है। ऐसे में भी आपको बता दूं, समझ लो पहले जैसे आइसोटोप्स की कहानी समझ आई। ऐसे होते हैं आइसोबार्स और आइसोटोप्स। डेफिनेशन सुनो, आगे बढ़ो, ध्यान से सुनो। एक में न्यूट्रॉन सेम होंगे, एक में मास नंबर सेम होगा। सिंपल क्लैरिटी आ जाइए। तो न्यूक्लियस विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ध्यान सुनना, बट आर कॉल्ड आइसोटोन्स। जैसे 6C14 कार्बन डेटिंग में पढ़ा हुआ आपने 6C14 और 8O16। क्या इसमें प्रोटॉन 6? अरे हां सर, न्यूट्रॉन 8, इसमें प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 6। हो यानी कि सर न्यूट्रॉन 8। तो क्या सेम है? न्यूट्रॉन्स। बेसिकली 3 चीजें अगर आप बहुत ध्यान से समझो, 3 चीजें। क्या चीज? न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस। तो तीनों की डेफिनेशन दे दी गई। अगर प्रोटॉन सेम हो पर बाकी दोनों अलग हो, मतलब क्या चीज? न्यूट्रॉन्स अलग हो और न्यूक्लियस भी अलग हो, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। अरे हां, फिर अगर न्यूट्रॉन सेम कर लो, पहले प्रोटॉन सेम का फिर न्यूट्रॉन सेम का, उन्हें बोलते हैं आइसोटोन्स। इसमें न्यूट्रॉन सेम है पर प्रोटॉन अलग है और ध्यान से बात समझिए अलग। अरे हां सर, पक्की बात याद हो गया सर, भैया शानदार। नाम है मैचिंग नहीं कर सकता। तीन वैरायटी के देखे गए तो नाम कर दिया। नामकरण वैसे प्रोटॉन के आधार पर जाता है तो नाम आपको सेम तभी मिलेगा जब आइसोटोप्स होंगे। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। ओके अब समझो तीसरा क्या है? आइसोबार्स। तुम बताओ उसमें क्या सेम होगा? तुम लोग बता दो क्या सेम होगा? मास नंबर। ओके सर, लो भैया तुम लिख दो, मेरे को क्या दिक्कत है? न्यूक्लियस विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज आर कॉल्ड आइसोबार्स। जैसे 6C14 7 and 14। ध्यान से देखो, सेम न्यूक्लियॉन्स, ये याद रखना। और ध्यान से देखो प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 8, प्रोटॉन कितने 7, न्यूट्रॉन कितने 7। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग-अलग है पर न्यूक्लियॉन सेम है। तो आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स। ऐसे रख लो आइसोटोप्स में कौन से 3 चीजें? कौन? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस की बात होगी भाई, उसी की प्रॉपर्टी बेस्ड है ना? प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर कन्फिगरेशन, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन न्यूक्लियस कन्फिगरेशन, न्यूक्लियस सिस्टम, न्यूक्लियर कौन सा? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। सेम न्यूक्लियॉन्स वो तीनों को भैया याद कर लो, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, निपटा लीजिए। बिल्कुल टाइप पास करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उतार लीजिए, बिल्कुल मत करिए। अरे हाँ सर, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स प्रोटॉन सेम, हाँ उनका नाम भी सेम होने बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भैया न्यूट्रॉन सेम। ओके एग्जांपल आपके सामने 6C14 और 8O16। अरे हाँ सर, सेम मास नंबर, आइसोबार्स 6C14 7 and 14। यस और नो? अपने एग्जांपल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर जिनके नाम सेम रखते हैं, नाम हम रखते हैं, मतलब आपने समझा एटम्स के नाम, हम एटम्स के नाम हम प्रोटॉन्स के आधार पर रखते हैं क्योंकि उतने ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उनके आधार पे दोनों की बराबरी हो जाती है, तो उसको वैसे कर लेते हैं। बताओ जो मैं बोला चमका? अरे हाँ सर, तो एटम्स के नाम हम प्रोटॉन्स के आधार पर रखते हैं, गड़बड़ करने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ तो अपना आइसोटोप अब होता क्या? जैसे एक नाइक एटॉमिक वेट आपने देखा होगा, जैसे कॉपर है, कॉपर का अगर आप ऊपर एटॉमिक वेट पढ़ोगे तो 63.5 आएगा। ध्यान समझो, मास नंबर इज एन इंटीजर, मास नंबर इज एन इंटीजर एंड इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई। अच्छी बात है सर, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। अब आपको 63.5 के सामने कॉपर देखा होगा या आपने कुछ और देखा होगा, हाइड्रोजन का देखा होगा, थोड़ा उसमें एक ही वैल्यू लिखी होगी उसको फ्रैक्शंस में। सर ये तो ऐसे फ्रैक्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं क्या? ऐसे फ्रैक्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं क्या? ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं। पर आप ऐसा समझो कि दुनिया में, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप ऐसा समझें कि दुनिया में, मान लीजिए, तो यहां तक बात समझ में, हां सर मैं समझ में आई। अभी मैं बात करेंगे, पहले मैं आपको बात समझाता हूं, उसको समझिए। मान लो कि दुनिया में जल्दबाजी नहीं करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, अरे डंडा पड़ेंगे, इस कहानी को आगे ले जाएंगे, क्या आखिरी कहानी समझ आ गई है? जल्दबाजी नहीं हो जाएगी। तो जो मैं बोला चमका, क्या आखिरी कहानी क्लियर है? हां सर बिल्कुल क्लियर है। तो लेकिन मिलता है